हेलो, नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली और वर्ब वर्ब मतलब क्रिया और वर्ब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ब में कुछ वैराइटीज़ होती हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्या बताया मैंने? क्रिया। सेंटेंस में वर्ब होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सेंटेंस हो जिसमें वर्ब ही ना हो, कोई काम ही ना हो रहा तो फिर सेंटेंस क्या है? ठीक है? तो वर्ब होगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन सेंटर में आती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बेसिक एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब बीच में आता है। ये सेंटेंस की वर्ब की सेंटेंस में पोजीशन है। उसके अलावा वर्ब जो है, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइम में वर्ब अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। वर्ब के यूसेज जो हैं वो चेंज होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स वाली क्लास याद है? मैंने बताया था जैसे लुक है, लुक के साथ में आउट लगा दो, लुक के साथ में फॉरवर्ड लगा दो, है ना? लुक के साथ में एट लगा दो, ठीक है ना? लुक के साथ में फॉर लगा दो। ये सारे के सारे लुक क्या है? लुक आपकी वर्ब है और इन वर्ड्स को जुड़ने के बाद में लुक का यूसेज चेंज हो जाता है, मीनिंग का, है ना, तरीका चेंज हो जाता है। तो वर्ब में यूसेज के कारण वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है वर्ब को बताने के लिए वो है काल। वर्ब का फॉर्म आपको बताएगा कि सेंटेंस किस काल का है, कौन से टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये जो वेराइटी है ना, 12 टेंसेज है, मैंने आपको बताया था। ये जो टेंसेज हैं ये आपको वर्ब बताएगी। ठीक है, तो वर्ब आपको आना जरूरी है। हर टेंस में वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, वर्ब को लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे राइट है, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना, है ना? आई राइट, मैं लिखती हूं। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब जो है वो अपने बेस फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा आई वॉज राइटिंग, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वॉज के कारण मुझे क्या पता चला? पास्ट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मुझे कैसे पता चला? आईएनजी से। मैंने वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। वर्ब ने मुझे बताया कि इस सेंटेंस का मतलब है मैं लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग। ठीक है ना? आई रोट, सिंपल पास्ट टेंस। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया। आई रोट, मैंने लिखा। ठीक है, तो मैंने वर्ब चेंज करके पता लगाया कि आखिर टेंस क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, किस समय की बात हो रही है। राइट, वर्ब इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं बताऊंगी। मैं उनको यूजेज के तरीके से बताऊंगी। कौन से सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्यों कोई एक वर्ड वर्ब है और दूसरा वर्ड वर्ब नहीं है, जबकि एक्चुअली कैटेगरीज अगर देखें तो वो दोनों वर्ड्स वर्ब के रूप में यूज हो सकते हैं। जैसे ये दोनों सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस का टेक्निकली मीनिंग एक जैसा है। आई राइट बिकॉज इट्स फन, मैं लिखती हूँ क्योंकि वो मजे का काम है। राइटिंग इज फन, लिखना मजे का काम है। दोनों सेंटेंसेस में आपका मीनिंग सिमिलर कन्वे हो रहा है, एक जैसा कन्वे हो रहा है। तो फिर इस सेंटेंस में वर्ब क्या है और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? क्योंकि जब हम वर्ब की बात करते हैं तो फन और राइट दोनों वर्ब्स ही होते हैं। किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है और कौन सा वर्ड वर्ब नहीं है, सपोर्टिंग वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जो भी है, पर वो वर्ब नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? है ना? तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है राइटिंग, ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है। और इस सेंटेंस में फन जो है वो वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में राइट जो है वो मेन वर्ब है और फन जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहां पर एडवर्ब की बात हो रही है। ठीक है, उस कैटेगरी को रहने देते हैं। जब अपन एडवर्ब पे आएंगे तो मैं एडवर्ब सिखाऊंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक देख लो अभी। ठीक है, जिरंड की क्लास, जिरंड और इन्फिनेटिव की क्लास मैंने ली है। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है, और वो वर्ब क्यों है। तो एक ही वर्ड फन फन, राइट राइट, एक ही वर्ड दो सेंटेंसेस में दो रोल्स निभा रहा है।
ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं वर्ब के आपके मेन टॉपिक्स जो हैं वो सारे एक साथ लूंगी, मैं अलग-अलग वर्ब के टॉपिक्स नहीं लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं वर्ब आखिर होती क्या है। वर्ब की डेफिनेशन हिंदी में तो अपन ने देख लिया, वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब को कहते हैं क्रिया। एग्जाम इंग्लिश का है ठीक है, समझने के लिए हिंदी देखी जाती है। वर्ब का मतलब है एक्शन, कोई काम, स्टेट, कोई स्थिति या अकरेंस जो एक्टिविटी हुई। ठीक है, जैसे रन भागना, सिंग गाना, इज आपकी बी का फॉर्म है। मैम ये क्या कहानी है, मैं बताती हूँ सीन देखना, हैपन होना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अपन को क्या बताते हैं, किसी काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई काम हुआ है, वो होना जो है वो इन वर्ड से अपन को पता चलता है। जैसे आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, जैसे ये सेंटेंस है आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं रोज सवेरे दौड़ती हूं या दौड़ता हूं, ये आपकी वर्ब है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि हर सवेरे आखिर काम क्या हो रहा है, दौड़ने का हो रहा है, तो ये वर्ड आपको उस काम का पोजीशन बता रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से सिंग होता है, उसी तरह से इज होता है। इज सिर्फ अपन इज ना देख के इसको पूरा देखो, इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेरी इतनी सारी क्लासेस अगर देखी हैं तो ये आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये बी का फॉर्म होती हैं। किसका होती है, बी का फॉर्म होती है। इन हेल्पिंग वर्ब को जब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस में डालते हैं तो क्या लिखते हैं, BEING। ठीक है, टेंसेस की क्लास में मैंने टेबल में लिखा हुआ था, अलग से टेबल कॉपी करी थी, उस टेबल में ये मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी वर्ब्स ही हैं। हेल्पिंग वर्ब है ना, मतलब मेन वर्ब को कुछ ना कुछ मदद ही कर रहा है, मीनिंग बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, या फिर आपका टेंस बताने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, किसी भी काम में यूज हो रहा है, लेकिन यूज वर्ब के लिए हो रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, रन, सिंग, इज, सीम, हैपन एक्सेट्रा, ये जो भी वर्ड्स हैं आपके सारे के सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ब के टाइप देखते हैं। वर्ब के टाइप 6-7 टाइप्स की होती हैं। मेन वर्ब, वर्ब्स वो होते हैं जो मेन मीनिंग बता रहे हैं एक्शन का। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, अभी क्या सेंटेंस था अपने पास में, आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं रोज सवेरे दौड़ती हूँ, या फिर रोज सवेरे दौड़ता हूँ। ठीक है, तो ये दौड़ना जो है ये आपका मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये आपके सेंटेंस को मेन मीनिंग दे रहा है कि आखिर काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, दौड़ने का हो रहा है। ठीक है, जो काम दौड़ने का हो रहा है उसकी बात हो रही है रन, ये है मेन वर्ब। फिर क्या है, जैसे शी सिंग्स अ फोक सॉन्ग। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंफ्यूज क्यों होते हैं अपन, इन चीजों के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। बहुत ही अजीब सी बात है बट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल सिर्फ इतना है कि वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर दे। मेन रोल जो है वो वर्ब का होता है और सब्जेक्ट का होता है। काम क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, काम कैसे हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सिर्फ सेंटेंस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सेंटेंस को मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। आपका मेन फोकस कहां होगा, सब्जेक्ट, कौन क्या काम कर रहा है, और वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, जो कर रहा है और जो काम हो रहा है, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कॉमन पार्लेंस में अपन यूज करते हैं वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और फॉर्मल वर्ड क्या है इसका, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आंसिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, मेन वर्ब्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। शी इज सिंगिंग, इज क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सिंग, और आईएनजी क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। इज क्या है, प्रेजेंट टेंस में लगता है। शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ये इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सिंगिंग जो है आपकी मेन वर्ब हो गई। आईएनजी से आपको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और इससे पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन से टेंस में फॉल करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मेन टेंस के बारे में बताता है। मेन वर्ब आपको सिंपल टेंसेस अगर हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, तो आपको मेन वर्ब बता देगी। ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर में भी आपको विल आएगा। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है ना, विल क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ फ्यूचर टेंस के साथ में ये बात लागू होती है, वरना सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का ही फॉर्म आपको बताएगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
मोडेल वर्ब्स इसके बाद में आपकी मॉडल्स की ही क्लास ले रही हूँ। इसको मोडल्स भी बोलते हैं, मॉडल्स भी बोलते हैं, मोडेल्स भी बोलते हैं, जो मैं बोल रही हूँ तीनों प्रोनाउंसिएशन सही है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई ये नहीं टेस्ट करेगा कि आप कैसे इंग्लिश को बोल रहे हो जब तक स्पोकन इंग्लिश का एग्जाम ना हो। स्पोकन इंग्लिश का एग्जाम थैंक गॉड अभी नहीं होता। एनीवे मॉडल्स क्या होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते हैं, मॉडल्स 10 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसके बाद में मॉडल्स की ही क्लास है, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। मॉडल्स मैंने बहुत डीप आपको एक्सप्लेन किया है, मॉडल्स बाद में देखेंगे। फिर आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जैसे रीड। रीड का क्या मतलब होता है, पढ़ना। क्या मतलब होता है रीड का, पढ़ना, है ना, पढ़ना होता है। क्या पढ़ते हैं आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप या मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, कोई अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट में जो जिंगल्स लिखी हुई होती हैं वो पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो पढ़ने के लिए हो, जिसमें अक्षर लिखा हो, वो पढ़ने के लिए लगेगा, ठीक है ना, उसको पढ़ने के लिए जोड़ा जा सकता है। यानी कि पढ़ना किसी ना किसी सामान से एसोसिएटेड है। जो मैंने अभी लिस्ट बताई थी क्या क्या पढ़ते हैं आप, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ, देयर आर थिंग्स राइट दैट यू कैन रीड, है ना, जो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए रीड हो गया, या फिर हाँ राइड हो गया, रीड हो गया, सिंग हो गया। क्या गाते हैं आप, गाना गाते हैं। वो अच्छा गाना है, वो बुरा गाना है, वो नया गाना है, वो पुराना गाना है, जिंगल्स हैं, रॉक मेटल म्यूजिक है, जो भी है, रैप सॉन्ग्स हैं, आप जो गा रहे हैं गाना गा रहे हैं। इसलिए सिंग जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट को जरूरी है जुड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, लेकिन इन वर्ब्स को यूज करके हमें यह पता चल जाता है कि आगे क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन होंगे, उन्हीं ऑप्शंस में से कोई ना कोई आगे रखा जा सकता है। शी रीड्स अ सॉन्ग। आप गाने को पढ़ते नहीं हैं, आप गाने की लिरिक्स को पढ़ते हैं। लिरिक्स क्या होते हैं, जो गाने के बोल हैं, जो मुखड़ा है या जो बोल हैं, जो भी लिखा हुआ है वो गाना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन गाना क्या होता है, गाया जाता है। शी रीड्स अ सॉन्ग गलत है, क्योंकि रीड के साथ में सॉन्ग नहीं आएगा, वो लिरिक्स आ सकते हैं, है ना, क्योंकि लिरिक्स लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, राइट। इसीलिए हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब्स होती हैं जिनके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन अगर सेंटेंस यहां पर खत्म हो जाता है, शी रीड्स, अगर सेंटेंस इतना ही है तो भी ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। क्या ऐसा क्यों, क्योंकि शी रीड्स, आपका सब्जेक्ट और आपका जो वर्ब है वो कंप्लीट हो गया। आगे ऑब्जेक्ट आपको पता है कि क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से ही कुछ एक रीड कर रही होंगी, है ना। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे सोना, नाचना या मुस्कुराना। शी स्लीप्स, स्लीप किसी सामान के साथ नहीं आती। आप आंख बंद करेंगे आपको नींद आ जाएगी। अगर आप इंसोम्निया के पेशेंट नहीं हैं या फिर आप अपने फोन से अगर एडिक्टेड नहीं हैं, तो आप आंख बंद करेंगे, लाइट ऑफ करेंगे, आपको नींद आ जाएगी, है ना। तो नींद लेने के लिए किसी सामान की जरूरत नहीं है। उसी तरह से नाचने के लिए लोग बिना म्यूजिक के भी नाचते हैं, मन में म्यूजिक चल रहा है और उसमें से अपन डांस शुरू, थोड़ा सा अगर टिका ली तो लोग तो जनरेटर की आवाज पे भी नाच लेते हैं शादियों में, है ना। तो डांसेस। उसी तरह से मुस्कुराना, जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, है ना, तो इसके लिए मुझे किसी जोक सुनने की जरूरत नहीं है, जोक क्रिएट भी करने की जरूरत नहीं है, मैं मुस्कुरा सकती हूँ यूं ही, ठीक है। इसीलिए ये जो वर्ब्स हैं इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू डिराइव देयर मीनिंग, ठीक है। फिर होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को बाकी के वर्ड्स से जोड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन से, उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आगे लिखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स प्रेपोजिशंस नहीं होते, ना ही ये कंजंक्शंस होते हैं। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की क्लास में लूंगी, क्लासिफिकेशन बताऊंगी, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक यूजेज पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन नहीं होते। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस बताते हैं कि वो कहां है, जैसे द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन, है ना। जैसे द सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन जो है वो पोजीशन बता रहा है बुक की विद रेस्पेक्ट टू द टेबल, ठीक है, कि टेबल के ऊपर रखी है किताब, टेबल के नीचे नहीं है, अंदर नहीं है, पीछे नहीं है, ठीक है ना, टेबल के ऊपर रखी है, ऑन। इसको फ्रेंच में भी यही बोलते हैं, ठीक है ना, ला बुक
ए सुर ला तबल। ठीक है, ये जो सुर है ना फ्रेंच में, ये भी ऑन ही है ना, प्रेपोजिशन ही है। एनीवे मैंने रिसेंटली अभी फ्रेंच का एग्जाम दिया था, तो मेरे थोड़ा सा दिमाग में फ्रेंच घूम रही है। इट्स एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बहुत ही डिफिकल्ट। हर चीज को उनको जेंडरफाई करना है, और सेंटेंस में अलग अलग यूज के हिसाब से जेंडर चेंज भी हो जाता है चीजों का। ऑब्जेक्ट को जेंडर दे रखा है। अपने पर्सोनिफिकेशन बहुत कम चीजों में लागू होता है, हिंदी में या इंग्लिश में। फ्रेंच में लगभग हर वर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। एनीवे तो लिंकिंग वर्ब का मीनिंग समझ में आ गया। ये कंजंक्शन भी नहीं है। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। द बुक अपने आप में सेंटेंस नहीं है, इट्स नॉट अ सेंटेंस, है ना, इट्स अ फ्रेज। वाक्य नहीं है, वाक्यांश है ना। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे इसी को बनाते हैं अपन, द बुक इज ऑन द टेबल दैट इज इन द लिविंग रूम। किताब टेबल के ऊपर रखी है जो कि लिविंग रूम में है। अब ये जो दैट है ना, ये कंजंक्शन है, क्योंकि इन द लिविंग रूम अपने आप में पूरा सेंटेंस है। लिविंग रूम में है, जो भी है वो पहले वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। लेकिन लिविंग रूम में है, ये अपने आप में फुल सेंटेंस है। द बुक इज ऑन द टेबल दूसरा सेंटेंस, फुल सेंटेंस है, मीनिंग पूरा कन्वे हो रहा है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड कंजंक्शंस होते हैं, यहाँ पर दैट कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डेजर्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, और डेजर्ट का डिस्क्रिप्शन जो है ब्यूटीफुल और हार्श है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो इज, ये लिंकिंग वर्ब है। ये हमेशा वर्ब ही होती हैं, और मैं आपको बता दूं 99% केसेस में ये हेल्पिंग वर्ब ही होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप अभी तक समझ में आ गया, और डिस्टिंक्शन भी अपन ने देख लिया है क्या है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। मैं इसकी डिटेल में क्लास ले चुकी हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू अगेन। यहाँ पर लुक है, जैसे लुक आफ्टर, है ना। मैंने लुक के ही एग्जांपल्स पिछली बार भी बताए थे। लुक एट, लुक इनवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, फिर है लुक आउट, और लुक ओवर, लुक इन, लुक अंडर, लुक एट। कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9 और हो सकते हैं। लुक आफ्टर, लुक एट, लुक इनवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, लुक आउट, लुक ओवर, लुक इन, लुक इनवर्ड। ठीक है, लुक आफ्टर कर दिया, लुक आफ्टर कर दिया। ठीक है, और याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। और लेकिन यहाँ पर 9 लिख दिए मैंने, ठीक है ना। तो लुक क्या है? लुक का क्या मतलब होता है? देखना। लुक क्या कैटेगरी का वर्ड है? वर्ब है ना। तो वर्ब आप, वर्ब के बाद में आपने पार्टिकल्स ऐड कर दिए, है ना। इसको पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको प्रेपोजिशंस भी बोलते हैं। आपने पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो इस लुक का सेंटेंस में यूसेज चेंज हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक एट का मतलब होता है उस पर देखना, ठीक है ना। लुक एट, चीज रखिए, किसी चीज के ऊपर रखिए, उसके लिए है। लुक इनवर्ड, अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकना, अपने अंदर देखना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब आने वाले कल के लिए उत्साहित होना। मीनिंग चेंज हो रहे हैं ना, यूज चेंज हो रहे हैं। लुक आउट का मतलब होता है दो लोग हैं, कोई एक चोरी कर रहा है और जो दूसरा है ना वो लुक आउट कर रहा है। लुक आउट का क्या मतलब है? कि वो ध्यान रख, एक्सक्यूज मी, वो ध्यान रख रहा है कि कहीं कोई उसको पकड़ ना ले, ठीक है। लुक ओवर का मतलब होता है अपने कंधे के पीछे देखना, ठीक है ना, लुक ओवर। लुक बिहाइंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर और बता दे चलो आपको, ठीक है। आज अपन ने टोटल 10 कर लिए लुक के, ठीक है। लुक इन, लुक अंडर, लुक एट, ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे इस लुक का यूसेज चेंज कर देते हैं, और इनको फ्रेजल वर्ब्स बोले जाते हैं। फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है ना। ये अपने आप में मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, इतना कन्वे कर रहे होते हैं कि आप पहचान सकते हो कि इसका क्या यूज होने वाला है। और क्योंकि ये वर्ब्स के साथ लगते हैं, पार्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, इसलिए इनको फ्रेजल वर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, वर्ब के फॉर्म्स, इन दोनों की क्लास ऑलरेडी देख लिए आपने। जेरेंड और इन्फिनेटिव मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इतने डीप में इतने सारे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे जेरेंड और इन्फिनेटिव के एक्सप्लेन करने वाले। एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस सेंटेंस में जेरेंड कौन सा है या इन्फिनेटिव का कौन सा फॉर्म है। इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सेंटेंस का। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या फिर सेंटेंस में कोई एरर है, एरर स्पॉट करना है आपको और उसको सही से लिखना है। तो अगर आपको कैटेगरीज पता होंगी, या आपको ये भी पता होगा कि ये सही क्यों है और गलत क्यों है, चाहे आपको ये दोनों नाम याद ना रहे। मुझे याद नहीं कि स्विमिंग, जैसे इसमें देखते हैं
स्विमिंग इज फन, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। ये जो वर्ड है ये आपका जिरंड है, और इट इज फन टू स्विम, और ये जो है ये आपका इन्फिनेटिव है। मुझे नाम नहीं पता कि इसको बोलते क्या है, मुझे नाम नहीं पता कि इसको बोलते क्या है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि इसका मीनिंग क्या है और ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में अगर कोई एरर होगा तो मुझे उसको स्पॉट करना और करेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको ये दोनों पता होने जरूरी हैं। अगर इनकी हेडिंग आपको नहीं भी पता तो इट्स कंप्लीटली ओके, इनका कैटेगराइजेशन नहीं पता कोई बात नहीं, इनका यूसेज और इनका आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ब फॉर्म देखते हैं। वर्ब जो है वो कितने तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो बेस होता है जिसको आप मेन भी लिखते हैं, या फिर रॉ वर्ब, मेन वर्ब, बेस वर्ब। कुछ कुछ बुक्स में आपको रॉ वर्ब भी मिल जाएगा। जनरली मिडिल ईस्ट में जो इंग्लिश लर्निंग की बुक्स होती हैं उनमें रॉ वर्ब बोला जाता है। रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा, ठीक है ना। इसके ज्यादा नीचे कुछ नहीं है। ये फर्स्ट लेवल है किसी वर्ब को पहचानने का, ठीक है। जैसे स्विम देख लेते हैं, नीचे स्विम ही लिखा हुआ है अपना, ठीक है। तो स्विम जो है आपका बेस फॉर्म है, मेन फॉर्म है, या फिर रॉ फॉर्म है वर्ब का। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स और हो सकते हैं, जैसे पास्ट, स्वम, पास्ट पार्टिसिपल, स्वम, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्विमिंग। मैम ये क्या हो गया? ओ गॉड ठीक है, ये आपका बेस फॉर्म है। इससे ज्यादा आप स्विम को, तैरना वर्ड को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। स्वम पास्ट, पास्ट के सेंटेंस में स्विम की जगह स्वम लिखा जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है वहां पर स्वम लिखा जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा देंगे आप आगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हर वर्ड के आगे, हर वर्ब के आगे आईएनजी लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है। ये बेस्ट है क्योंकि ये लर्न करना आसान है। ये मैंने आपके लिए टेबल तैयार की है, इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे इसको लिख लो। यहाँ पर कितने वर्ब्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ब्स हैं। इनके अलावा मैंने आपको 50 वर्ब्स और तैयार करके दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको एक वर्कशीट और पीडीएफ मिलेगी इसी क्लास की। पीडीएफ तो ठीक है आप पढ़ लोगे, लेकिन वर्कशीट में जो है ना इनकी कैटेगरीज हैं, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म मिलेगी, उसमें 50 वर्ब्स आपको मिलेंगी। उन 50 वर्ब्स का पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ होगा, और उनका एक एक सेंटेंस भी लिखा हुआ होगा कि उनको कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 11 हैं, कितने हैं? 10 हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 11, ठीक है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, और इसके अलावा आपको फिर वो टेबल को देखनी है। सबसे पहले बेस वर्ब है आपकी बी। मैंने आपको पहले बताया कि बी के कौन से फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट बेस फॉर्म में। इज, एम, आर। इज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, खुद के लिए नहीं, सेल्फ के लिए। आई के लिए कभी भी इज यूज नहीं होता है, आई के लिए यूज होता है एम। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एम जो है, आई जो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो इसके जब आप आई लिखेंगे तो एम लिखेंगे। इज और आर कब लिखेंगे? इज कब लिखेंगे? जब शी और ही होगा या इट होगा। और आर कब लिखेंगे? जब दे, देम, अस होगा, ठीक है ना। दे आर, वी आर, इस तरह से, ठीक है। इज, एम, आर आपका बी का फॉर्म है। इसका पास्ट वॉज और वर आपको पता है। पास्ट पार्टिसिपल बीन, परफेक्ट के सेंटेंसेस में अपन बीन यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, बी प्लस आई एन जी, बीई आई एन जी। फिर है आपका बेयर। बेयर का क्या मतलब है? यहाँ पे भालू नहीं है, ये भालू नहीं है ठीक है। यहाँ पर बेयर का क्या मतलब है? बोझ ढोना, ठीक है ना। या तो मैं वजन को उठा रही हूं या फिर मैं वजन को कैरी कर रही हूं, ये बेयर है। दूसरा बेयर का होता है, प्रेगनेंसी के लिए वर्ड यूज होता है, चाइल्ड बेयरिंग। सेंटेंस मेरे पास कोई खाली जगह है, चलो यहां लिखते हैं, जैसे चाइल्ड बेयरिंग, है ना, ईयर्स। आपके उम्र के वो साल जब आप बच्चे कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये जनरली किन के लिए यूज होते हैं? फीमेल्स के लिए। और हाँ, ये मेल्स, सॉरी फीमेल्स, ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स के लिए ये यूज होता है। इसको इतना वियर्ड तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स तो ही कर रहे होंगे ठीक है, ओके। तो ये जो बेयरिंग है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं, हाँ ठीक है ना, ये बेयरिंग इस चाइल्ड के लिए है। और ये जो बियर है ना, बियर का फॉर्म है, बियर प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, बियर प्लस आईएनजी, है ना।
ये बेयर चाइल्ड के लिए है और वहां पर जो बेयर लिखा हुआ है वो है वजन के लिए। तो अगर बेयर वजन वाले की और चाइल्ड की दोनों की बात कर रहे हैं अपन, पास्ट में होगा तो बोर, पास्ट पार्टिसिपल में होगा तो बॉर्न या बोर्न। बॉर्न मतलब सेम, ये जो बॉर्न है ये वजन के लिए है और ये जो बॉर्न है ये बच्चे के लिए है। और बेयरिंग मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता ही दिया, चाइल्ड बेयरिंग वाली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर है बीट, पिटाई बीट, पास्ट का बीट, बीट रहेगा। और हाँ, पास्ट पार्टिसिपल में बीटन हो जाएगा, BEATEN। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीटिंग, बीट प्लस ING। फिर है बाइट यानी कि काटना, बिट काटा, बिटन काट, हाँ काटा ये भी है ही, लेकिन सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट का फॉर्म है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद में क्या है फिर, बिट बाइटिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक या ड्रंकन एंड ड्रिंकिंग। चूज का क्या है, चोज, चोजन, चूजिंग, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। जी हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स आपको सेम सेम मिलेंगे, गलत नहीं है, सेम ही होते हैं। फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू, फ्लोन एंड फ्लाइंग, FLOWN पास्ट पार्टिसिपल और FLEW पास्ट। फ्लाई का हो गया रीड, 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 रेड, रेड, रीडिंग। ये जो है ये स्पेलिंग सेम है, READ, 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 लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बेस फॉर्म में रीड, पास्ट फॉर्म में रेड। कौन सा वर्ड, RED। जैसे रंग वाला रेड होता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रंग, लाल रंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड। सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम तरीके से इस वर्ड को बोला जाता है, रीड, रेड, रेड। ये दोनों वर्ड्स रेड ही होते हैं, इनका यूजेज रीड की स्पेलिंग के साथ ही आता है। आपको लगेगा कि भाई जो मैंने सेंटेंस लिख दिया वो पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैंने पास्ट में लिखा है या प्रेजेंट में लिखा है, समझ में आ जाता है ठीक है, समझ में आ जाता है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, हैंग लटकाना, हंग, हंग, हैंगिंग। लाई, ये लाई झूठ वाला लाई नहीं है, ये लाई है लेटने का या पड़े रहने वाला जो लाई है उसका। ले, लेन और लाइंग, ये सेम स्पेलिंग लाइंग की झूठ के लिए भी लागू होती है और LIE झूठ के लिए भी लागू होती है, लेकिन झूठ के लिए ले और लेन नहीं लगते। सेंटेंस में ले और लेन लिखे हुए होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला मीनिंग आपने यूज किया है, ठीक है। चलो, ये आपके बेस फॉर्म, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म्स हैं। एक शब्द 4 तरीके से यूज किया जा सकता है और इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इनको और डिफाइन करती है, उनका मीनिंग और चेंज होता है, सपोर्ट होता है। यहाँ क्या था, अच्छा ठीक है, उसका उसी का एग्जाम्पल है जो पीछे अपने टेबल पड़ी है उसमें ही। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सेंटेंसेस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। द कैमल रन्स इन द डेजर्ट, इसी सेंटेंस को ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको अगर सिंपल पास्ट टेंस बनाऊंगी तो मैं क्या हो जाएगा, द कैमल रैन इन द डेजर्ट, ठीक है ना। रेगिस्तान में ऊंट भागा, रैन, रन्स, ठीक है। इसको अगर अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या होगा, द कैमल इज रनिंग इन द डेजर्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या होगा, द कैमल वॉज रनिंग इन द डेजर्ट। फ्यूचर बनाएंगे तो क्या होगा, द कैमल विल रन इन द डेजर्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द कैमल हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, द कैमल हैड रन, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, द कैमल हैड रन, हाँ, इन द डेजर्ट, सॉरी। इसको अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या होगा, द कैमल हैड बीन रनिंग इन द डेजर्ट, ठीक है। ये मैंने 3 सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए लिए ताकि मैं आपको इनके फॉर्म्स बता सकूं, ठीक है ना। रैन सिंपल पास्ट टेंस हो गया, इज रनिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, वॉज रनिंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, विल रन आपका सिंपल फ्यूचर हो गया, है ना। द कैमल हैड रन इन द डेजर्ट
पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको द कैमल हैड बीन रनिंग इन द डेजर्ट हो जाएगा। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर अपन ने देख लिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे तो द कैमल विल बी रनिंग इन द डेजर्ट। ठीक है, समझ में आ गया, विल बी रनिंग हो जाएगा, है ना। वर्ब के फॉर्म्स हैं, वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। रन, रैन, रन और रनिंग, हैड रन, ये सब जो है आपके वर्ब के ही फॉर्म्स बदल रहे हैं। राजस्थान इज फेमस फॉर फोर्ट्स। इज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और एक और रोल निभा रहा है ये इज लिंकिंग वर्ब का। अगर फेमस को मैं वर्ब मानती हूं तो फेमस मेन वर्ब हो जाएगी, तो इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और अगर मैं फेमस को डिस्क्रिप्शन मानती हूं इस सब्जेक्ट का तो इज क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। दोनों सही हैं, दोनों में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉर्म सही यूज हो रहा है। बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, बी का बेस फॉर्म यूज हो रहा है। दे हैव विजिटेड जयपुर, हैव आपका कब होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। और विजिट का ईडी पास्ट फॉर्म कब यूज होता है, परफेक्ट में यूज होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी सेंटेंस को विजिट आपकी बेस वर्ब है, चेंज करते हैं, दे विल विजिट जयपुर। विल सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना, दे विल बी विजिटिंग जयपुर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दे वुड हैव बीन विजिटिंग जयपुर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विजिटिंग, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ गया कैटेगराइजेशन कैसे निकालते हैं, यही हो रहा है। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है कि वर्ब समझ में आ रहा है। लिखूं क्या इन सबको, मैंने पीछे स्लाइड खाली इसीलिए छोड़ी कि मैं लिख के बताऊंगी, बट मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा हेल्प तो आपको इससे मिली है ना। ये आपको यूज करने हैं, इनके अलावा 50 वर्ड्स और हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स हैं। आपको फॉर्म मिल जाएगा ना चेंज करने को, तो आपको उसको यूज करना आ जाएगा। एक एक सेंटेंस जरूर खुद लिखना, एक एक सेंटेंस मैंने तैयार करके दिया है, एक एक सेंटेंस खुद लिखना, ठीक है, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होती हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स, या फिर सिर्फ वर्ब्स नहीं, एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ब्स जो होते हैं। किसी सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। He was running very fast। सेंटेंस का मतलब क्या है, he was running very fast, वो है बहुत तेज दौड़ रहा था, या हाँ दौड़ रहा था ही है, ठीक है, समझ में आ गया। was आपकी पास्ट बता रहा है, रनिंग आपका कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। ये तो आपको वर्ब से पता चल गया। लेकिन ये वर्ड क्या है, हाँ, है ना, यही वर्ड आपका एडवर्ब है। कुछ जगहों पे आपको ये भी मिलेगा एडवर्ब की कैटेगरी में डाला हुआ। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो फास्ट आपका एडवर्ब है, अगर वेरी भी आपका अवेलेबल है तो वो भी एडवर्ब की कैटेगरी में डाला जा सकता है। फास्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने हाउ वाला आंसर दे दिया है। कैसे दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा था, ठीक है ना। तेज वर्ड जो है या बहुत तेज, जो बहुत वर्ड है ना, ये अपना एडवर्ब है। इन तीनों में से आई विल रिपीट अगेन, कोई भी सेंटेंस जिसमें हाउ, व्हेन या वेयर। हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कहां, सॉरी कब, व्हेन का क्या मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहां, ठीक है ना। इन तीन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला कोई एक वर्ड सेंटेंस में होगा, वही वर्ड आपका एडवर्ब है, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत आसान। एडवर्ब के टाइप्स देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या की जगह यूज होते हैं। ये जो क्या है ना, ये भी कैसे के ही फॉर्म में यूज होगा। वर्ड्स सच एज क्विकली, तेज, केयरफुली, ध्यान से, ग्रेसफुली, प्रेम पूर्वक, बोलते हैं ना प्रेम पूर्वक, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स अगर हैं तो क्रिया के बारे में ये बता रहे हैं कि आखिर क्रिया कैसे की जा रही है ना। क्रिया करी जा रही है, काम हो रहा है, वर्ब तो है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसकी एक तरह से विशेषता बताते हैं। विशेषण नहीं है लेकिन ये, ठीक है, एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज मत होना। द आर्टिसन वर्क्स केयरफुली ऑन द पॉटरी। आर्टिसन वर्क्स, वर्क आपकी यहाँ पे क्या है, क्रिया है। आर्टिसन बना रहा है, क्या बना रहा है, पॉटरी बना रहा है। कैसे बना रहा है,
ध्यान से बना रहा है, केयरफुली, केयरफुली आपका मैनर है एडवर्ब। वर्ड्स पे अगर आपको नहीं जाना ना कोई बात नहीं, आइडेंटिफिकेशन देखो, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो सीखो। शी डांसेस ग्रेसफुली, वह नाचती हैं सुंदर तरीके से। ग्रेसफुली का टिपिकल मीनिंग, हिंदी में मीनिंग बस वही गड़बड़ कर जाती हूँ मैं। ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये है आपके मैनर। फिर है आपके टाइम, कहाँ, सॉरी कब, है ना? व्हेन आपका कब वाले क्वेश्चंस को आंसर करेगा, जैसे अभी, बाद में, पहले, कल, कल के बाद, पिछला कल, जो बीता हुआ कल है। यस्टरडे क्या होता है? जो बीत गया कल है। द फेयर स्टार्ट्स टुमारो, ये आपके जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना, जिनको मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो आपको टाइम वर्ड्स का ध्यान रखना है। जैसे शी सेड आई विल कम नेक्स्ट वीक, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। इसमें टाइम वर्ड क्या है? नेक्स्ट वीक, ये आपका टाइम वर्ड है। इस सेंटेंस को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करती हूं तो क्या आता है? शी सेड दैट शी वुड कम दिस वीक। टाइम वर्ड चेंज हो गया, यही टाइम वर्ड होते हैं। अगर कोई सेंटेंस में आपको टाइम वर्ड दिख रहा है तो वो आपका एडवर्ब है टाइम कैटेगरी का, जहां पर सवाल, कौन सा सवाल है जिसका जवाब मिल रहा है? व्हेन, कब। ठीक है, द फेयर स्टार्ट्स टुमारो, वी विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर, विजिटेड लास्ट ईयर, विजिट आपकी मेन वर्ब हो गई। लास्ट ईयर जो पिछला साल जो बीत गया उसकी बात हो रही है, जयपुर नहीं जोधपुर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपकी प्लेस, कहाँ, है ना? कैसे, कब, कैसे, कब और कहाँ, ये तीन आपके क्वेश्चंस हैं। वर्ड सच एज यहां, वहां, हर जगह। कोई गाना लिखना, पोएम लिखना, उसमें यूज करना है इनको। ठीक है, कैमल्स रोम देयर, ऊंट वहां घूमते हैं। रोम का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, है ना? रोमिंग अराउंड एट नाइट, रात को घूमते फिरते रहते हो। सुना है ना, टीचर्स बोलते रहते हैं हमेशा, हॉस्टल के स्टूडेंट्स को ज्यादा टोकते, मुझे तो बहुत टोकते थे, मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद था। ठीक है, द फेस्टिवल इज हैपनिंग एवरीवेयर इन राजस्थान, राजस्थान में हर जगह उत्सव चल रहा है, फेस्टिवल है। ठीक है ना? वेयर वाली आंसर समझ में आ गया। फिर है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। टेक्निकली देखा जाए तो टाइम की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो टाइम जिस जिस समय की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, वो कब का जो आंसर है कितनी बार हो रहा है। जैसे हर हफ्ते, है ना, या फिर हर साल। ठीक है, मॉनसून कब आता है? साल में एक बार। ठीक है, वंस अ ईयर, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसी तरह से संडे कितनी बार आते हैं साल में? 52 टाइम्स, 52 टाइम्स अ ईयर, है ना? ये आपके फ्रीक्वेंसी है। संडे कब आते हैं? हर 7वें दिन, एवरी 7th डे इज अ संडे। तो एवरी 7th जो है आपका फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से ऑफ्टन, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन और ऑफन दोनों होता है, दोनों सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है ना, अक्सर। किसी गाने में है क्या? मेरे को ऐसे गाने में याद आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर है फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार, कई बार, लगातार। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, एक छोड़ के एक। अब वो एक घंटा छोड़ के दूसरा घंटा हो सकता है, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन हो सकता है, एक साल छोड़ के दूसरा साल हो सकता है। समझ में आ गया? ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? एक छोड़ के एक। ठीक है, यहाँ पे आता है ही ऑफ्टन स्विम्स इन द इवनिंग। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर का मतलब रोज नहीं होता। अक्सर का मतलब होता है जैसे इस बार हफ्ते में 3 बार स्विमिंग गए, उससे पिछली बार 4 बार गए थे, और उससे पिछली बार गए ही नहीं थे, लेकिन उससे पिछला वाला जो वीक था उसमें रोज स्विमिंग गए थे। समझ में आ गया क्या हुआ? तो आपका जो एवरेज निकल रहा है ना कि यार अक्सर जाते रहते हैं, अक्सर जाते रहते हैं का मतलब ये नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न या फिक्स टाइमिंग है। अक्सर का मतलब अक्सर ही होता है। ठीक है, ओके। ही ऑफ्टन स्विम्स इन द इवनिंग, समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी का मतलब? वेरी गुड। नेक्स्ट है डिग्री। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है कितना ज्यादा, है ना? फ्रीक्वेंसी जैसा ही होता है सुनने में, वेरी, बहुत ज्यादा, टू मच, इनफ। ये जो है ना वर्ड्स, ये आपको डिग्री के से क्या मतलब बताऊं मैं आपको, जैसे उसकी तीव्रता बताते हैं। ठीक है ना, जैसे गर्म है, कितना गर्म है? बहुत ज्यादा गर्म है। टू मच, टू हॉट, वेरी हॉट, वेरी फास्ट, ही वाज रनिंग वेरी फास्ट। तो वेरी, ये जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, ये आपकी तीव्रता बताते हैं। फिर आपके सेंटेंस एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब्स का मतलब होता है कि ये पूरे सेंटेंसेस को ही चेंज कर देते हैं। इनकी
इन वर्ड्स को यूज करने का मतलब है कि जनरली, मैं एज अ रूल नहीं बता रही हूँ, जनरली ये सेंटेंसेस आपके इमोशंस को बताते हैं। आप किस भाव से उस सेंटेंस को या उस बात को शेयर कर रहे हैं उसको बताते हैं। फॉर्चुनेटली किस्मत से, अच्छी किस्मत से, फॉर्चुनेटली मतलब अच्छी किस्मत, अनफॉर्चुनेटली मतलब बुरी किस्मत। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, सब मेहनत का होता है, ठीक है। फॉर्चुनेटली, लकीली, हैप्पीली, फेवरेबली, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं कि ये सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। इट रेन्ड, बारिश हुई। लकीली इट रेन्ड, अच्छा हुआ कि बारिश हुई। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है तो अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। तो इट, अब मानसून में आप बोलते हो इट रेन्ड यस्टरडे, तो सबको पता है कि मानसून में तो बारिश होगी ही होगी। राजस्थान के साथ ही थोड़ी सी कम बात लागू होती है, ये वाली अपन थोड़े अलग ही हैं। लेकिन इट रेन्ड, अगर रेगुलर टाइम की बात हो रही है तो इट रेन्ड। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव कोई इवेंट हो जाता है कि अरे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, नाउ इट रेन्ड, वहां पर आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपके सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं, ये आपके सेंटेंस का भाव बदल देते हैं। सेंटेंस का मतलब नहीं बदलते, सेंटेंस का भाव बदलते हैं, आपके एक्सप्रेशंस बदलते हैं, आपका इमोशन शेयर होता है इन वर्ड्स से, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली इट रेन्ड। तो खरीफ सीजन में अगर इस तरह से बारिश हो जाएगी तो क्या बचेगा फिर, है ना। चलो फिर है सेंटेंस में इनको कहां रखा जाता है। मैनर वाली कैटेगरी जो थी, उनको सेंटेंस में वर्ब के बाद में रखा जाता है। ही सिंग्स ब्यूटिफुली, वह बहुत सुंदर गाता है ना। शी डांसेस ग्रेसफुली, वो बहुत ग्रेसफुली भी सुंदर ही होता है ठीक है, डांसेस। अब ये जो वर्ड्स है ना आपके, देखो ब्यूटीफुली और ग्रेसफुली, लेट्स गेट सीरियस, ये आपके वर्ब्स के जस्ट बाद में आएंगे, इन दोनों के बीच में कोई वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे एडवर्ब्स जो वर्ब्स के जस्ट बाद में आ रहे हैं वो मैनर की पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइम और प्लेस वाले सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में आ सकते हैं। टाइम, टुमारो, टुमारो। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास याद है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक कैटेगरी आपको यही बताई थी कि अपन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टुमारो जो है वो सब्जेक्ट की जगह रख दिया गया है, जबकि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? आई विल, आई सब्जेक्ट है। आई गो टुमारो, तो आई गो टुमारो, आई आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी मेन वर्ब है और टुमारो आपका ऑब्जेक्ट है। यही है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर डाल दिया, कॉमा लगा दिया, सेंटेंस को ब्रेक कर दिया और अब ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। टाइम और प्लेस में, सेंटेंस में वर्ड्स टाइम और प्लेस को डिफाइन करने वाले वर्ड्स कहाँ आते हैं? या तो स्टार्टिंग में आते हैं जैसे टुमारो लिखा है, या फिर एंड में आते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आएंगे। शी नेवर स्टडीज, वी ऑलवेज स्लीप आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ। प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप समझ में आ रहा है इसको देख के तो, ठीक है। मैनर वाले वर्ड्स बाद में आते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स पहले आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, यहाँ पर वो क्या बताएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है ना आपके 2013 के पेपर में आया था, उसके बाद में 2013 के बाद में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 4 एग्जाम्स हुए हैं मेंस के, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। एरर स्पॉटिंग आ रही है आपकी और एमसीक्यूज आ रहे हैं। एमसीक्यूज भी पिछले 3 एग्जाम से नहीं आए हैं, लेकिन एरर स्पॉटिंग रेगुलर है। तो ये आप कैसे करेंगे, है ना। एरर स्पॉटिंग का क्या मतलब होता है? द स्टूडेंट्स STUDYING हार्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है ना। ये आपको एरर स्पॉटिंग में फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब वो ये बोलेंगे कि इसमें जो भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको करेक्ट करो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट्स स्टडीइंग नहीं होगा, केवल स्टडीइंग नहीं होगा। यहां पर या तो हेल्पिंग वर्ब होगी आर के नाम से, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है तो स्टडी प्लस ING नहीं होगा, सिर्फ स्टडी होगा अपने बेस फॉर्म में। ये आपको बताना है एग्जाम के लिए। और फिर करेक्ट सेंटेंस लिखना है। करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखना है? द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, या फिर आर स्टडीइंग हार्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। ये आपको इस तरह से आंसर करना है। ऐसे ही 1 नंबर नहीं मिल जाएगा एक शब्द ठीक करने का, ठीक है। वो शब्द में गलती क्या है ये भी आपको बतानी पड़ेगी। यहां पर आंसर क्या होगा? द स्टूडेंट्स स्टडी, यहां पर आपको वर्ब के बारे में बताया गया है।
शी इज डांसिंग, डांस प्लस आईएनजी अगर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज या फिर आर। और इज क्यों आएगी, क्योंकि शी सिंगुलर है, अगर दे होता तो आर आ जाता। ठीक है, गुड। द कैमल मूव्स स्लोली, ये आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब की भी लिस्ट देती हूं मैं आपको एक। ठीक है, ही रन्स क्विकली, रन और क्विक ये जो वर्ड्स हैं गलत हैं। रन क्या होगा, अगर ही है तो एस का फॉर्म ले लेगा, अगर दे होता तो रन्स नहीं होता, फिर रन होता। ठीक है, ये तो मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूं, अब तो याद हो गया होगा। ही रन्स और क्विक नहीं होता है क्विकली, तेजी से दौड़ा। ठीक है ना, तेज नहीं तेजी। ठीक है, दे हैव अराइव्ड, अच्छा हैड होगा तो येस्टरडे अगर है तो हैड होगा, अगर प्रेजेंट होता तो हैव होता। दे हैव अराइव्ड टुडे, अगर येस्टरडे है तो दे हैड अराइव्ड येस्टरडे। कल आ गए थे, आ चुके थे, हैड। आज आए हैं, प्रेजेंट हैव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस में मैं करा रही हूं। एमसीक्यूज आपके जनरली एग्जाम में नहीं देखे गए हैं, पर ठीक है प्रैक्टिस करो। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ब, आपको वर्ब बतानी है। शी डैश अ सॉन्ग एट द फेयर, शी आपकी सिंगुलर है इसलिए सिंग प्लस एस है ना, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए सिंगिंग। अगर यहां पर इज भी होता तो आपका आंसर सिंगिंग हो जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, शी सिंग्स। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, आपको एडवर्ब बतानी है। द आर्टिसन वर्क्स केयरफुली ऑन द क्राफ्ट, ठीक है, ये तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया, सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आई एम सॉरी। हाँ बट ठीक है, आपको आइडेंटिफाई कर, आपने आइडेंटिफाई करा। करेक्ट द सेंटेंस, ही डू हिज वर्क गुड। डू का क्या होगा, डू का डू नहीं होगा, डू का डू और डूइंग नहीं होगा। क्यों, डूइंग के साथ में इज आना जरूरी है, और क्योंकि ही सिंगुलर है तो डू प्लस ई एस इन दोनों में से एक होगा। और गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं, बेहतर लिखा जाएगा यहाँ पे, बेहतर आपका वेल होता है। ठीक है, ही डज हिज वर्क वेल, वेल आपका एडवर्ब है, और डू आपका वर्ब था। करेक्ट आंसर्स, हाँ ठीक है, समझ गए अपन। द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी इज है। द कैमल मूव्स स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रन्स क्विकली, रन्स क्विकली, रन का रन्स हो जाएगा, क्विक का क्विकली हो जाएगा, तेजी हो जाएगा, है ना। दे हैड, नोप, हैड, हैव प्रेजेंट के लिए होता है, हैव हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है, और येस्टरडे जो है वो बीत गया कल है। बीत गया कल प्रेजेंट में नहीं आएगा, पास्ट में आएगा, इसलिए यहां पर हैड होगा। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। सिंग का सिंग्स, शी सिंग्स ग्रेसफुली था, क्या था, ऐसा ही कुछ था ना, शी सिंग्स अ सॉन्ग एट द फेयर। ठीक है, ओके, केयरफुली, डज एंड वेल, समझ में आ गया, इजी था। अपन ने देखे आज क्या देखे, अपन ने वर्ब देखे, एडवर्ब देखे, आपको मैंने ऑलरेडी जिरंड की क्लास और इन्फिनेटिव की क्लास दे दी है। नेक्स्ट क्लास में आपके मैं मॉडल्स कवर करूंगी और आपके वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। उससे पहले मैं आपको टेंसेस दे चुकी हूं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे चुकी हूं, और आपको मैं एक्टिव पैसिव बता चुकी हूँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बता चुकी हूँ। ठीक है ना, अपन ने लेटर राइटिंग देखी है, अपन ने रिपोर्ट देखी है, और अपन ने प्रेसी देखा है। ठीक है, अपन ने कॉम्प्रिहेंशन भी देखा है। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स बताए हैं, मैंने आपको इडियम्स, मेटाफॉर्स, सिमिली, फ्रेजेस ये बताए हैं। उसके अलावा मैंने आपको नाउन्स, प्रोनाउंस भी बताए हैं। इनके अलावा मैं आपको अब एक प्रोवर्ब की क्लास दूंगी, PROVERB। ये बहुत ही फन क्लास होगी, ठीक है ना, आपके डायरेक्ट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इनको यूज करते हैं अपने लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, तो ये एक टच ऑफ एक्साइटमेंट ऐड कर देंगे आपकी राइटिंग में, थोड़ा मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का तरीका है। और एक अपन प्रैक्टिस देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस देखेंगे। ये मेरी आने वाली 3 क्लासेस हैं, उसके बाद में जो जो आपको और पढ़ना है मुझे बताना, ठीक है। दिस वाज गुड, समझ में आ गया वर्ब एडवर्ब। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।